अब समझते हैं हम लेसर अपनी बुक्स में क्या अकाउंटिंग करेगा। तो रीड करते हैं, साथ साथ समझ भी लेंगे। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। लीजेस कैन बी फाइनेंशियल लीज और ऑपरेटिंग लीज। एग्जाम्पशन फॉर शॉर्ट टर्म लीज और लो वैल्यू एसेट लीज आर नॉट अवेलेबल। तो क्या कहता है, लीजेस कैन बी फाइनेंशियल लीज और ऑपरेटिंग लीज। अब पहले तो ये जानना जरूरी है फाइनेंशियल लीज क्या होता है और ऑपरेटिंग लीज क्या होता है। इसके लिए मैंने आपको यहाँ डिफरेंस एक लिख रखा है, आप इससे सिर्फ समझना है, इसमें कुछ आपको याद नहीं करना है, इसमें से सिर्फ समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से लिख रखा है। तो क्या कहता है फाइनेंशियल लीज के बारे में, अगर हम मीनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, अ कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट इन विच लेसर लेट्स द लेसी टू यूज एन एसेट इन ल्यू ऑफ पीरियोडिक पेमेंट्स फॉर यूजुअली लॉन्ग पीरियड। यहाँ पर भी यही सेम डेफिनेशन है, सिर्फ यहाँ पर स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम है। तो फाइनेंशियल लीज में क्या होता है, दो पार्टियां होता है, एक लेसर रहता है और दूसरा लेसी रहता है। तो लेसर जो है ना, वो लेसी को एसेट यूज करने के लिए देता है। तो यहीं पर यही लिखा हुआ है, लेसर लेट्स द लेसी टू यूज द एसेट, और लेसी बदले में क्या देता है, पीरियोडिक पेमेंट देता है। आगे कहता है, तो उसको पीरियोडिक पेमेंट मिलती है लेसर को, बट ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है, 3 साल 4 साल 5 साल, अभी क्वेश्चंस में भी देखेंगे आप, लॉन्ग टर्म के लिए होता है जो फाइनेंशियल लीज होता है। और ये क्या होता है, स्मॉल पीरियड के लिए होता है ऑपरेटिंग लीज। अभी हमने लेसी की बुक्स अभी लगभग 3.5 क्लास हमने ऑलरेडी हो चुकी हैं। अभी तक हम लेसी की बुक्स में क्या अकाउंटिंग होती है वो कर रहे थे, ठीक है। वहाँ पर ऐसा झंझट नहीं था जानने का कि फाइनेंशियल लीज है या ऑपरेटिंग लीज है। यहाँ जब लेसर की बुक्स में एंट्री कर रहे हैं तो अपने को देखना पड़ेगा कि ये फाइनेंशियल लीज है या ऑपरेटिंग लीज है। इसलिए हम समझ रहे हैं कि फाइनेंशियल लीज क्या होता है, ऑपरेटिंग लीज क्या होता है, ठीक है। आगे देखते हैं, ट्रांसफरेबिलिटी। द ओनरशिप इज ट्रांसफर टू द लेसी। ओनरशिप जो है वो किसको ट्रांसफर हो जाती है, लेसी को। यहाँ पर ओनरशिप किसके पास रहती है, लेसर को। अब ऑपरेटिंग लीज को ना ऐसे समझो कि एक जगह ना रेंट पे दी है आपने, एक अपनी जगह किसी को रेंट पे दिया है, ओनरशिप थोड़ी ना दे देते हो, ओनरशिप तो आपके पास ही रहती है। बट यहाँ फाइनेंशियल लीज में क्या होता है, ये ओनरशिप किसके पास चली जाती है, बाद में जब सारी पेमेंट्स हो जाती हैं तो उसके बाद ओनरशिप चल जाती है लेसी के पास। आगे कहते हैं नेचर क्या है, इट इज कॉल्ड लोन एग्रीमेंट और इट इज कॉल्ड रेंटल एग्रीमेंट। अभी हमने समझ ही लिया कि इसको आप रेंट की तरह ट्रीट करोगे। आगे आता है मेंटेनेंस। मेंटेन कौन करेगा एसेट को, द लेसी वुड नीड टू टेक केयर एंड मेंटेन द एसेट। ऑब्वियसली भाई लेसी मेंटेन करेगा यहाँ पर, और यहाँ पर कौन करेगा, लेसर, क्योंकि ओनरशिप तो भाई लेसर के पास ही है ना यहाँ पर। तो यहाँ पर लेसर मेंटेन करेगा और यहाँ पर लेसी मेंटेन करता है। फाइनेंशियल लीज में लेसी को मेंटेन करना होता है सारी एसेट को। आगे कहता है रिस्क ऑफ ऑब्सोलेंस, अगर कुछ खराब हो जाए, इट लाइज ऑन द पार्ट ऑफ लेसी। रिस्क किसका है, लेसी का। भाई खराब हो गया तो तेरी दिक्कत है, और यहाँ पर रिस्क किसका है, लेसर का रिस्क है। आगे देखते हैं परचेज ऑप्शन। यहाँ पर लेसी के पास परचेज ऑप्शन होता है, यहाँ पर लेसी के पास परचेज ऑप्शन नहीं होता। सिंपल से पॉइंट्स हैं, एक बार जस्ट समझने के लिए कि फाइनेंशियल लीज और ऑपरेटिंग लीज में क्या डिफरेंस होता है। आगे एक जनरल एक पॉइंट लिखा हुआ है, इन फाइनेंशियल लीज द लेसर इज द लीगल ओनर ऑफ द एसेट फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ द लीज। द लेसर इज द, यहाँ पर हमने क्या कहा था, ओनर कौन है, द ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड टू लेसी। अभी ओनर लेसी नहीं है, ओनर तो लेसर ही होता है, बट ट्रांसफर की कर दी जाती है जब पीरियोडिक पेमेंट उसकी पूरी हो जाती है। आगे कहता है द लेसर इज द लीगल ओनर ऑफ द एसेट फॉर ड्यूरेशन ऑफ द लीज। जब तक चल रही है लीज तब तक तो लेसर रहेगा। वाइल द लेसी नॉट ओनली हैव ऑपरेटिंग कंट्रोल ओवर द एसेट, कंट्रोल तो रहता ही है उसके पास, बट इसके पास थोड़ा रिस्क भी रहता है, बट आल्सो सम शेयर ऑफ इकोनॉमिक रिस्क एंड रिटर्न फ्रॉम द चेंज इन वैल्यूएशन ऑफ अंडरलाइंग एसेट। सिंपल सी बात लिखी हुई है कि भाई यहाँ पर जो ओनरशिप है वो लेसर के पास ही रहती है जब तक आपका ड्यूरेशन चल रहा है उस लीज का। जब लीज का ड्यूरेशन खत्म हो जाता है तो जो ओनरशिप है वो लेसी के पास ट्रांसफर हो जाती है। तो ये कुछ पॉइंट है डिफरेंशिएटिंग फाइनेंशियल लीज एंड ऑपरेटिंग लीज। अब वापस आ जाते हैं अपने कॉन्सेप्ट पे, क्या कहते हैं। तो लीजेस कैन बी फाइनेंशियल लीज और ऑपरेटिंग लीज, ये तो हमने देख ही लिया वहाँ से। आगे कहता है एग्जेप्शन फॉर शॉर्ट टर्म लीज और लो वैल्यू एसेट इज नॉट अवेलेबल। अच्छा ये पहले भी हम पढ़ चुके हैं, शॉर्ट टर्म लीज और लो वैल्यू एसेट, अभी आगे चल के भी आएगा प्रॉपर जो इसका कॉन्सेप्ट है, बट हम इसका लिंक मैं आपको दिखा देता हूँ। फर्स्ट क्लास में हमने इसको देखा था स्टेप 2 में, कि जहाँ पर हम चेक करते थे, चेक एग्जेम्पशन अवेल्ड 116। शॉर्ट टर्म लीज हो तो इट इज शॉर्ट टर्म लीज जो 12 महीने तक होती है। लो वैल्यू एसेट वैसे डिफाइंड नहीं है कि लो वैल्यू क्या होता है, बट यहाँ पर एक सर ने लिखवा दिया कि हाँ $5000 से कम हो तो आप उसको लो वैल्यू एसेट कह सकते हो। तो ये दोनों पॉइंट थे यहाँ पर एग्जाम्पशन जिसके लिए हम चेक करते थे। इंडिया 116 जो है यहाँ पर एग्जाम्पशन देता है कि अगर आप शॉर्ट टर्म लीज है या फिर लो वैल्यू एसेट है तो आप 116 नहीं लगाओ, ये आपको एग्जाम्पशन मिल जाती है ओनली इफ कि अगर आपका शॉर्ट टर्म लीज है या लो वैल्यू एसेट है। तो ये दोनों चीज़ें हम चेक करते थे कि भाई अगर लेसी की बुक में हम एंट्री कर रहे हैं तो हमें यहाँ पर एक एग्जाम्पशन मिल जाती थी कि आपका अगर शॉर्ट टर्म लीज या लो वैल्यू एसेट है, अगर और आप लेसी की बुक में एंट्री कर रहे हो तो 116 आप नहीं लगाओ,
इससे आपको एग्जाम्पशन मिल जाएगी। ठीक है, वापिस आते हैं अपने कॉन्सेप्ट पे। क्या कहता है यहाँ पर कि एग्जाम्पशन ऑफ शॉर्ट टर्म लीज और लो वैल्यू एसेट लीज आर नॉट अवेलेबल। मतलब यहाँ पर सारी लीज कवर्ड है, यहाँ पर कोई एग्जाम्पशन नहीं है, हर तरह की लीज कवर्ड है, चाहे शॉर्ट टर्म हो चाहे लो वैल्यू एसेट हो, फर्क नहीं पड़ता, सब यहाँ कवर्ड है। आगे देखते हैं क्या है। तो क्या कहता है, लीजेस वेयर राइट टू यूज इज ट्रांसफर्ड अलोंग विद रिस्क एंड रिवॉर्ड आर कॉल्ड फाइनेंशियल लीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कहता है, जहां पर राइट टू यूज ट्रांसफर हो जाता है, राइट टू यूज इज ट्रांसफर्ड अलोंग विद रिस्क रिवॉर्ड, आर से राइट, आर से रिस्क, आर से रिवॉर्ड। राइट टू यूज ट्रांसफर हो जाता है कि आप सामने वाले को एसेट दे रहे हो और वो राइट टू यूज उसके पास जा रहा है, और रिस्क भी ट्रांसफर हो रहा है और रिवॉर्ड भी ट्रांसफर हो रहा है, उसके आप कहते हो फाइनेंशियल लीज। इसके अलावा जो भी लीजेस हैं उसको आप ऑपरेटिंग लीज कहते हो, लेकिन इससे सफिशिएंट नहीं है ये। इससे पता कैसे चलेगा कि फाइनेंशियल लीज है? तो कुछ इंडिकेटर्स हैं जिसको देख के आप पता लगा सकते हो कि फाइनेंशियल लीज है या नहीं है। ठीक है, तो वो वाले इंडिकेटर्स देखते हैं हम कि क्या क्या है। तो सबसे पहला आता है, इफ लीज हैज ऑटोमेटिक ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एट एंड ऑफ लीज टर्म इट इज कॉल्ड फाइनेंशियल लीज। अभी हमने कई सारे पॉइंट्स देखे थे, वहां पर था ना ऑटोमेटिक ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप हो जाती है, एक पॉइंट था ये देखो, द ओनरशिप इज ट्रांसफर टू द लेसी। ये फाइनेंशियल लीज के बारे में अगर ऐसा होता तो ये फाइनेंशियल लीज है, फाइनेंशियल लीज के बारे में तो लिखा हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ पर भी यही तो कह रहा है कि इफ लीज हैज ऑटोमेटिक ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एट एंड ऑफ द लीज टर्म इट इज कॉल्ड फाइनेंशियल लीज। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या चेक करोगे, क्या है कि इसमें से कोई भी एक पॉइंट सेटिस्फाई हो जाए तो आपको फाइनेंशियल लीज कहलाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। If lessee has purchased option at very low price and lessee is certain to opt for it, लेसी के पास ना परचेज ऑप्शन है, लेसी के पास, याद है हमने उसमें भी करा था जब एफएलपी निकालते थे वहाँ पर परचेज ऑप्शन आता था, तो वही वाला परचेज ऑप्शन कह रहा है, बट एट वेरी लो प्राइस एंड इट इज सर्टेन टू ऑप्ट, लेसी इज सर्टेन टू ऑप्ट फॉर इट, देन इट इज फाइनेंशियल लीज। सिंपल सा पॉइंट था, परचेज ऑप्शन अगर है उसके पास है और वो सर्टेन टू ऑप्ट भी है और करेगा भी, और लो वैल्यू लो प्राइस होना चाहिए उसका। ठीक है, और नेक्स्ट क्या आता है, लीज टर्म इज ऑलमोस्ट इक्वल टू इकोनॉमिक लाइफ। लीज टर्म इज ऑलमोस्ट इक्वल टू इकोनॉमिक लाइफ ऑफ एसेट। जो लीज टर्म है और जो एसेट की इकोनॉमिक लाइफ है, मान लो लीज टर्म 5 ईयर है और जो आपकी इकोनॉमिक लाइफ है एसेट की वो है 6 साल, जो एसेट की लाइफ होती है जिस पर डेप्रिशिएट करते हो जैसे आप लाइफ को लेके, तो अगर ये ऑलमोस्ट इक्वल है तो आप इसको क्या कहोगे, फाइनेंशियल लीज। तो एसेट इज ऑफ स्पेशलाइज्ड नेचर एंड कैन नॉट बी यूज्ड बाय पर्सन अदर देन लेसी। एसेट ना ऐसे स्पेशलाइज्ड नेचर की है, कुछ ऐसे स्पेसिफिकली डिजाइंड है फॉर लेसी ओनली। ठीक है, उसके अलावा और कोई यूज नहीं कर सकता उसको, तो भी आप क्या कहोगे इसको कि ये फाइनेंशियल लीज है। सिंपल सा पॉइंट था ये वाला भी। आगे कहता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एफएलपी। एफएलपी तो निकालना आता है आपको। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एफएलपी इंक्लूडिंग अपफ्रंट पेमेंट, ओके ठीक है, अपफ्रंट पेमेंट को भी इंक्लूड कर लेंगे, इज इक्वल टू फेयर वैल्यू ऑफ एसेट। कह रहा है अगर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर लीज पेमेंट, एफएलपी कहते हैं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एफएलपी इंक्लूडिंग अपफ्रंट पेमेंट इज इक्वल टू, पूरा इक्वल ना भी हो चलेगा, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू भी कह सकते हो आप इसको, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू फेयर वैल्यू ऑफ एसेट है तो भी आप इसको क्या होगा, फाइनेंशियल लीज है, अदरवाइज ये जो है ऑपरेटिंग लीज की कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है। अब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आती है। अब ये वाले पॉइंट्स तो चलो हमें समझ आ गया कि ये पॉइंट हमें चेक करने होते हैं जिससे समझ आएगा कि ये फाइनेंशियल लीज है या ऑपरेटिंग लीज है। बट एक बार आपको समझ आ गया कि ऑपरेटिंग लीज है या फाइनेंशियल लीज है, तो अकाउंटिंग कैसे करनी है वो देखते हैं हम। तो सबसे पहले आता है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर ऑपरेटिंग लीज। लीज रेंटल आर रिकॉग्नाइज्ड एज इनकम ओवर द लीज टर्म ऑन एसएलएम बेसिस। पहली चीज तो ध्यान रखना कि हम किसकी बुक में एंट्री कर रहे हैं, लेसर की बुक में एंट्री कर रहे हैं, तो जो लेसर को पैसा मिलेगा अगर ये ऑपरेटिंग लीज है। ऑपरेटिंग लीज कौन सी होती है, जो नॉर्मल लीज होती है, जैसे आपने किसी को शॉप अपनी रेंट पे दे रखी है। ठीक है, तो लीज रेंटल आर रिकॉग्नाइज्ड एज इनकम ओवर लीज टर्म ऑन एसएलएम बेसिस। तो स्ट्रेट लाइन मेथड के हिसाब से आपको यहाँ पर लीज रेंटल जो आपको मिल रहे हैं उसको रिकॉग्नाइज करना है। एनी आउटस्टैंडिंग और अनपेड लीज रेंटल इज रिकॉर्डेड एज एसेट। ऑब्वियसली अगर कोई मेरे को पैसे लेने रहते हैं, मैं वैसे यही तो ट्रीटमेंट करता था पहले भी, कोई पैसे अगर लेने रह गए हैं मेरे को तो आप उसको क्या कहोगे, मेरी एसेट है, अनपेड है, आउटस्टैंडिंग है। जो भी लीज रेंटल आपको मिलेंगे यहाँ पर, मान लो 1,20,000 आपने 10,000 रुपये पर मंथ की बात करिए, टोटल एक साल में आपको 1,20,000 मिल रहे हैं, तो स्ट्रेट लाइन मेथड बेसिस पे आप हर महीने 10-10 हज़ार रुपये रिकॉग्नाइज करते जाना एज आपका इनकम। सिंपल सी बात लिखिए यहाँ पर, नॉट सो इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं अकाउंटिंग फॉर फाइनेंशियल लीज के बारे में, ये इंपॉर्टेंट है। क्या कहता है, रिवॉर्ड सबसे स्टेप है, सबसे पहला स्टेप क्या है, रिकॉर्ड रिवेन्यू फ्रॉम लीज। जो आप लेसर की बुक में कर रहे हो ना एंट्री, तो उसको पैसा मिलेगा तो क्या लिखेगा वो, लीज रिसीवेबल डेबिट टू रिवेन्यू। बुक कर दिया इसने रिवेन्यू, बट यहाँ पैसे कौन से लिखेगा,
प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर लीज एफएलपी बोल लेते हैं, इंक्लूडिंग अपफ्रंट पेमेंट। सिंपल सी चीज़ है, कोई दिक्कत ही नहीं है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एफएलपी जो फ्यूचर में इसको पेमेंट्स मिलने वाली है, और इसको जो आज के दिन अपफ्रंट पेमेंट मिली है आगे जो मिलेगी उसका प्रेजेंट वैल्यू कर दिया, और जो आज मिलेगी उसको ऐसे ही एज इट इज ले लिया। तो ये हो गया इसका रिवेन्यू। ठीक है, मान लो 1-1 लाख रुपए मिलने वाले हैं 6 साल तक, और 50,000 रुपये आज मिल गए, तो 6,50,000 रुपये यहाँ पर, अब 6 लाख का प्रेजेंट वैल्यू और 50,000 रुपये यहाँ पर लिख देगा। अभी आगे एग्जांपल और क्वेश्चन दोनों आएंगे, वहाँ से समझ भी लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो रिवेन्यू इसने रिकॉर्ड करा है। ठीक है, अब फाइनेंशियल लीज की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, फाइनेंशियल लीज में पता है ना आपको कि जब लीज टर्म चल रही होती है तब तक तो ओनर अपना लेसर होता है, लीज टर्म जब खत्म हो जाती है फिर ओनर बन जाता है लेसी, तभी तो हम फाइनेंशियल लीज कहते हैं उसको। तो अब क्या है, देखो इसने जो है लेसर है, इसने भी तो वाली चीज़ जो है मशीन है, मान लो एग्जांपल में कि वाली मशीन इसने भी तो खरीदी होगी, इसको कोई फ्री थोड़ी ना मिली होगी। तो ये जो मशीन लेसर ने खरीदी है, इसने उसके पैसे भी पे करे होंगे, इसको कॉस्ट पड़ी होगी, तो इसको कॉस्ट भी रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। रिवेन्यू तो रिकॉर्ड कर लिया इसने, लीज रिसीवेबल डेबिट टू रिवेन्यू, लीज रिसीवेबल यहाँ लिख दिया, बट इसको कॉस्ट भी रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। तो कॉस्ट के लिए क्या सिस्टम है, जनरली अगर ये लिखते हम तो ऐसे लिखते हैं, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट टू एसेट जो हमारी चली गई, टू एसेट क्यों करा, क्योंकि एसेट चली गई, और ऊपर क्या लिखा है, क्या था, ये कॉस्ट है आपकी, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट टू एसेट, या फिर अगर स्टॉक था तो आप परचेज लिख सकते हो यहाँ पर, क्योंकि देखो एसेट परचेज किया होगा तो परचेज डेबिट क्या होगा, अब जा रही है चीज़ तो क्रेडिट करोगे। अब यहाँ पर क्या इसमें आता है, ये कहता है यहाँ पर आपको लीज रिसीवेबल भी यहाँ पर डेबिट करना है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ यूजीआरवी। यूजीआरवी होता है अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू। पहले तो ये समझ आना चाहिए कि गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू क्या होता है। याद है एक कार वाला एग्जांपल लिया था हमने कि वहाँ पर 10 लाख की कार थी, और जहाँ पर वो एक गारंटी मिलती थी उसे जो लेसर को कि इतनी वैल्यू तो होगी इसकी एट द एंड ऑफ लीज टर्म, है ना। तो वैसा ही कुछ है ये। नीचे से देखते हैं क्या कहता है, यूजीआरवी इज इक्वल टू एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू बाय लेसर माइनस गारंटीड वैल्यू बाय लेसी। तो यार क्या होता है, एक होता है गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू और एक होता है अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू। याद है उस एग्जांपल में वहां पर गारंटी दी थी उसने 7-8 लाख रुपए की, कि 8 लाख रुपए तो इसकी वैल्यू रहनी ही चाहिए। तो सामने वाली पार्टी जो लेसी है उसने गारंटी दी थी कि एट द एंड ऑफ लीज टर्म इसकी वैल्यू जो है 8 लाख तो होगी ही, तो वो तो हो गई आपकी गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू। बट हो सकता है कि यहाँ तो चलो इसने 8 लाख की गारंटी तो दी है, बट एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू बाय लेसर का एस्टिमेट कहता है कि ये तो चलो गारंटी मैंने 8 लाख की ली है, बट मेरे हिसाब से इसकी वैल्यू 8.5 लाख तक तो होएगी। मतलब एक एस्टिमेट लगा रहा है वो कि यार 8 लाख तो एक गारंटी है, बट 2 साल बाद जब ये मुझे देगा तब मार्केट में इसकी फेयर वैल्यू जो है ना गाड़ी की, ये 8.5 लाख तो रहेगी। ठीक है, तो 8.5 लाख माइनस 8 लाख 50,000 जो हो गया वो आपका हो गया अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू। गारंटी नहीं है, लेकिन लेसर का ना उसका एस्टिमेट कहता है कि यार इसकी वैल्यू एट द एंड ऑफ लीज टर्म इसकी 50,000 तो होगी ही, है ना, 50,000 एक्स्ट्रा, है ना। 8 लाख की तो गारंटी है ही, उसकी तो दिक्कत ही नहीं है, बट लेसर को लगता है इसकी वैल्यू ना 8.5 लाख होगी, तो उसे आप कहते हो अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू। आगे एग्जांपल से भी समझेंगे। तो ये जो अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू होती है ना, इसका भी आपको यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू लेना है। तो अब ये भी आपकी इनकम हो गई है एक तरह से। 2 इनकम है आपकी, एक तो जो स्टार्टिंग में आपने बात कर लिया उससे कि भाई तू इतने रुपए मुझे देगा लीज की फॉर्म में, जो भी आपका एग्रीड रेंटल होगा वो मिलेगा, ये आपको लीज रिसीवेबल में आपने लिख दिया। प्लस ये भी आपको इनकम में आपको बुक करने लीज रिसीवेबल, ये भी आपका इनकम है। क्यों इनकम है, क्योंकि देखो यहाँ पर गारंटी तो थी 8 लाख की, लेकिन आपका एस्टिमेट कहता है 8.5 लाख का, तो ये जो 50,000 रुपये है ना, तो इंडिया 116 कहता है इसको भी आपको यहाँ पर रिकॉर्ड करना है एज इन रेवेन्यू। ठीक है, तो आपका यहाँ पर आप ये लिख दोगे, ये आपका अब क्वेश्चन में दे रखा होगा, तो आपका यहाँ पर माइनस करके यूजीआरवी आ जाएगा, यूजीआरवी का प्रेजेंट वैल्यू ले लेंगे और यहाँ पर आ जाएगा आपका बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है नोट में, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एफएलपी इंक्लूडिंग अपफ्रंट पेमेंट इज आल्सो कॉल्ड नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज। ठीक है, नेट इन्वेस्टमेंट क्या कहता है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एफएलपी यहाँ पर था ना इंक्लूडिंग अपफ्रंट पेमेंट, इसको आप और क्या बोल सकते हो, नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज बोल सकते हो। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, आगे क्या कहता है, अच्छा विदाउट डिस्काउंट होगा तो इसको ग्रोस इन्वेस्टमेंट इन लीज बोलेंगे, कोई बात बड़ी नहीं है इसमें, सिंपल सी बात कह रहा है। अच्छा स्टेप 3 में क्या कहता है, जब हमें लीज रेंटल मिल जाएंगे तब क्या लिखेंगे हम, लीज रेंटल मिलेगा आपको, लिखोगे आप बैंक अकाउंट डेबिट टू फाइनेंशियल इनकम टू लीज रिसीवेबल। देखो लीज रिसीवेबल तो भैया जो आपने एग्री करा होगा कि भाई 1-1 लाख रुपए दोगे, और फाइनेंशियल इनकम क्या है, उस पर जो इंटरेस्ट बुक करते हो आप वाली फाइनेंशियल इनकम है आपकी। ठीक है, क्वेश्चन आएगा तब समझ आ जाएगा, ये वाली चीज़ बहुत आसान है। आगे कहता है नोट में, इम्प्लिसिट रेट ऑफ इंटरेस्ट
इज कैलकुलेटेड बाय कंपेयरिंग फेयर वैल्यू ऑफ एसेट एंड लीज रेंटल प्लस यूजीआरवी। कभी कभी रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको नहीं दे रखा होगा तो आपको निकालना पड़ेगा, जैसे आईआरआर, याद है आपको आईआरआर निकालते थे हम, कैसे निकालते थे आईआरआर, तो बस वही आईआरआर निकालना पड़ेगा। आईआरआर कैसे निकालोगे, फेयर वैल्यू ऑफ एसेट को कंपेयर करोगे किससे, लीज रेंटल और यूजीआरवी से। फेयर वैल्यू ऑफ एसेट को कंपेयर करोगे किससे, यूजीआरवी, लीज रेंटल और यूजीआरवी से। सिंपल सी चीज़ थी ये, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। तो ये आगे क्वेश्चन आएगा, वहाँ पर बोलेगा कि इंटरेस्ट नहीं देगा तो आपको निकालना पड़ेगा क्या, फेयर वैल्यू दे देगा, लीज रेंटल दे देगा, यूजीआरवी दे देगा, तो इन दोनों को आपको अब इक्वल करना पड़ेगा। वो आपको आता है प्रेजेंट वैल्यू, कैसे हम किस रेट से मैं इन दोनों चीज़ों को डिस्काउंट करूँ कि ये फेयर वैल्यू ऑफ एसेट के इक्वल आ जाए, उसको आप उस रेट को क्या कहते हो, आप उस रेट को कहते हो आप बोलो आईआरआर। सिंपल सी चीज़ है ना। अब आते हैं आगे, हम ये वाला एक कॉन्सेप्ट था आपका, ये खत्म हो गया। अब एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल के जरिए हम कुछ चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। आइए इस पढ़ते हैं एग्जाम्पल को। सिंपल सा एग्जाम्पल है, इसको पहले रीड कर लेते हैं। ए लिमिटेड प्रोवाइडेड मशीन ऑन लीज फॉर 3 years, रेंटल 1 लाख पर एनम, IRR 10%, लेसी हैज गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू ऑफ 25,000 एंड लेसर एक्सपेक्टेड इट्स फेयर वैल्यू एट द एंड ऑफ लीज टर्म टू 25,000, बुक वैल्यू ऑफ एसेट इज 2,20,000, प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट, एज्यूम फाइनेंशियल लीज। आइए इसको आप समझते भी हैं क्या है। ए लिमिटेड प्रोवाइडेड मशीन ऑन लीज फॉर 3 years, रेंटल 1 लाख पर एनम, इम्प्लिसिट रेट ऑफ रिटर्न 10% दे रखे हैं, बहुत बढ़िया बात। आगे कहता है लेसी हैज गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू ऑफ 25,000, ठीक है जी, गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू 25,000 है। अब याद है आपको गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू का कहाँ पर जिक्र हुआ था अभी तक, याद है आपको इसका जिक्र कहाँ पे हुआ है, गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू, या जब हम सेकंड स्टेप करते थे, स्टेप 2 में कॉस्ट निकालते थे, तो वहाँ पर लीज रिसीवेबल, जो सबसे लीज रिसीवेबल को डेबिट करना होता था हमें, तो उसमें हम कहते थे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ यूजीआरवी। यूजीआरवी कैसे आता था, एस्टिमेटेड वैल्यू बाय लेसर माइनस करते थे उसमें हम गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू। अब मैं आपको दिखा भी देता हूँ साथ साथ कि एक जीआरवी अभी पढ़ा हमने, तो पता तो हो हमें कि कहाँ पर पढ़ा था अभी हमने, ये रहा यूजीआरवी, ये रहा एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू बाय लेसर माइनस गारंटीड वैल्यू बाय लेसी। तो यहाँ पर यही कह रहा है कि गारंटीड वैल्यू कितनी है, गारंटीड वैल्यू है इसकी 25,000 और एक्सपेक्टेड लेसर एक्सपेक्टेड इट्स वैल्यू फेयर वैल्यू एट द एंड ऑफ लीज टर्म इज 35,000। कनेक्शन बैठ रहा है, कहाँ की वैल्यू की बात कर रहा है। आइए देखते हैं बुक वैल्यू ऑफ एसेट, आज के दिन बुक वैल्यू इसकी कितनी है, 2,20,000 रुपये बुक वैल्यू है, ठीक है। तो क्या कहता है 10% का इसका इम्प्लिसिट रेट ऑफ रिटर्न है, 1-1 लाख रुपए पेमेंट आएगी लेसर के पास, और लास्ट में गारंटी है कि 25,000 भी आएंगे, और अनगारंटी कितने की है, 10,000 की, ठीक है। तो आगे अब इसमें कैलकुलेशन कैसे करोगे आप वो देखते हैं। सबसे पहले तो पहली एंट्री क्या करोगे, स्टेप 1 क्या है आपका, स्टेप 1 है आपको कि रिवेन्यू रिकॉर्ड करना है। रिवेन्यू रिकॉर्ड करने की क्या एंट्री है, लीज रिसीवेबल डेबिट टू रिवेन्यू। अब इसमें अमाउंट कौन सा लिखोगे, हमने पढ़ा था वहां पर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एफएलपी इंक्लूडिंग अपफ्रंट पेमेंट, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एफएलपी फ्यूचर लीज पेमेंट कितनी है, 1 लाख, 1 लाख और 1 लाख, ये 3 आती हैं आपकी। इसका 1-1 लाख रुपए के को आप इसको 10% डिस्काउंट करोगे तो आपका आएगा 267,468, तो इसको आप यहाँ रिकॉर्ड कर दोगे, एज सिंपल एज दैट। सेकेंड स्टेप में क्या था, सेकंड स्टेप में था आप कॉस्ट को रिकॉर्ड करना था। कॉस्ट को रिकॉर्ड करने का सिंपल सा चीज़ है, कॉस्ट ऑफ गुड्स और डेबिट टू एसेट, ये वाली एंट्री होती है आपकी। यहाँ पर भी 2,20,000, यहाँ पर भी 2,20,000 कि आपकी जितने की आपने वाली चीज़ खरीदी थी, यहाँ पर आपको लिखा हुआ है 2 लाख आपको बुक वैल्यू पड़ी थी उसकी, तो आपने यहाँ पर लिख देने का था 2,20,000। बट यहाँ पर एक पॉइंट है जो हमारा इंडिया 116 कहता है कि आपको यहाँ पर अनगारंटीड वैल्यू को भी रिकॉर्ड करना है एज इन इनकम। तो अनगारंटीड वैल्यू कैसे आती थी आपकी, अनगारंटीड वैल्यू आती थी आपकी कि पहले तो लेसर के एस्टिमेट क्या है, लेसर का एस्टिमेट था यहाँ पर 35,000 का, प्लस गारंटी कितने की दी है, लेसी ने गारंटी दी है 25,000 की, तो 35,000 माइनस 25,000, जो बच गया वो आपका क्या है भाई, लेसर का इतना एक्सपेक्टेशन थी 25,000 रुपये का, तो गारंटी था ही, तो जो बच गया वो अनगारंटीड है, बट लेसर को लगता है कि वो भी इसको फ्यूचर में मिल जाएंगे, तो ये इसलिए यहाँ पर इसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। बट कौन सी प्रेजेंट वैल्यू रिकॉर्ड करेगा, ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ यूजीआरवी, हमने पीछे भी देखा था। तो ये दोनों एंट्रियाँ हो गई आपकी, ठीक है। अब क्या करना है आपको, एक थर्ड एंट्री भी थी वहाँ पर जहाँ पर हम फाइनेंशियल इनकम लिखते थे। थर्ड एंट्री यहाँ लिखी नहीं है बट फिर भी बताता हूँ। ऑन रिसिप्ट ऑफ लीज रेंटल बैंक अकाउंट डेबिट टू फाइनेंशियल इनकम टू लीज रिसीवेबल। जैसे 1 लाख के एंड में आपको 1 लाख रुपए मिल रहे हैं, हर साल के एंड में मिलेंगे ना 1 लाख रुपए, तो एंट्री क्या करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू लीज रिसीवेबल प्लस फाइनेंशियल इनकम भी लिखोगे। फाइनेंशियल इनकम वो 10% के हिसाब से, उसके लिए ना पीछे हमने एक लीज रिसीवेबल का यहाँ पर अकाउंट बना रखा है। देखो
क्या है आपको पहला एंट्री तो यही आएगा टू रिवेन्यू, लीज रिसीवेबल डेबिट टू रिवेन्यू और पीछे वाली जनरल एंट्री के हिसाब से। और अब ईयर एंड पे क्या होगा, ईयर एंड पे होगा आपको 1 लाख रुपए मिल जाएंगे। 1 लाख रुपए के साथ साथ आप फाइनेंशियल इनकम भी बुक करोगे। फाइनेंशियल इनकम है कितनी वो कैसे पता चलेगा, तो फाइनेंशियल इनकम बुक करनी है अब आपको। फाइनेंशियल इनकम बुक करने से पहले एक एंट्री और करी थी हमने याद है आपको 7510 की, वो भी लीज रिसीवेबल में भी गया था। अगर हम एक अलग से देखें इसको तो क्या बनती है एंट्री, लीज रिसीवेबल डेबिट टू एसेट 7510 तो ये भी आपका लीज रिसीवेबल में आएगा, टू एसेट करके लिखोगे आप 7510, तो यहाँ पर ये भी लिखना पड़ेगा आपको 7510। तो आपने एक यहाँ पर ये रिवेन्यू ऐसे लिखा, जो एंट्री थी उस हिसाब से लिख दी ये दोनों चीज़ें, और लास्ट में आपको 1 लाख रुपये मिल गए वो भी लिख दिया। चलो जी, अब एक बात बताओ मुझे, ये आपने ओपनिंग बैलेंस आपका ये ओपनिंग में जिस दिन आपका एग्रीमेंट हुआ उस दिन ही लिख दिया था क्या ये? हाँ बिल्कुल, उस दिन ही रिवेन्यू बुक कर दिया था और ये वाली एंट्री भी उसी दिन कर दी थी, ओपनिंग में ये वाली एंट्री कर दी थी। ये 1 लाख रुपए तो आखिरी में मिले ना साल के, पूरे साल तो आपका इतना अमाउंट ड्यू रहा ना, तो ये पूरे साल आपका ये वाला अमाउंट ड्यू रहा, तो इस टोटल अमाउंट पर आपको 10% लगाना है फाइनेंशियल इनकम। ठीक है, यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर एक गलत लिखा हुआ है, इन दोनों को ऐड करोगे ना उसका 10% लेना है आपको, इन दोनों को ऐड करोगे उसका 10% लेना है। यहाँ P&L भी बना रखे हैं, वहीं से देख लेते हैं। ये आपका 27498, तो यहाँ पर आना चाहिए था आपका 27498, कोई बड़ी बात नहीं है, क्लास में ऊपर नीचे लिख देते हैं। चलो यहाँ पर क्या आना चाहिए 27498। क्यों ऐसा आना चाहिए, देखो आपका ओपनिंग में कितना अमाउंट ड्यू था, इतना अमाउंट ड्यू था। ठीक है, आपने जो लीज रिसीवेबल में लिख रखा है, आपको ये 1 लाख तो मिले एंड में साल के, है ना, पूरे साल तो ये वाला अमाउंट ड्यू रहा ना, तो पूरे साल पे 10% इंटरेस्ट चार्ज करोगे फाइनेंशियल इनकम, तो आपके लिए क्या है फाइनेंशियल इनकम। अपोजिट ऑफ जैसे आप लेसी वाली बुक्स में करते थे ना, अभी तक लेसी वाले आप बुक्स में करते थे वहाँ पर, है ना, तो यहाँ पर इसके लिए इनकम है, वहाँ तो हम इसको एक्सपेंस दिखाते थे, यहाँ पर लेकिन इनकम आएगा, लेसर का बुक्स है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सीडी बचेगा, सीडी को बनाओगे बीटी, अगले साल फिर 1 लाख रुपए मिल जाएंगे, लेकिन इस पे लगाओगे आप 10%। ठीक है, फिर अगले साल फिर इस पे लगाओगे आप 10%। सिंपल सी चीज़ थी, ये आपका ऐसा फ्लो चलता जाएगा। बट लास्ट में जाके ना आपका 3rd ईयर के एंड पे, 3 साल का लीज था ये, 3rd ईयर के एंड पे आपको बैलेंस मैच नहीं करेगा। क्यों नहीं मैच करेगा, आपको एक चीज़ यहाँ लिखनी पड़ेगी, जो मशीनरी है ना, मशीनरी की फेयर वैल्यू यहाँ दिखानी पड़ेगी। कितनी है फेयर वैल्यू, तो अब लेसर ने क्या एक्सपेक्ट करता है कि 3 साल के बाद जो इसकी फेयर वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 35,000 रुपये। अब ये 35,000 कैसे आया, इसके पीछे का लॉजिक भी सुन लो। अभी हमने यहाँ पर क्वेश्चन किया था जहाँ पर 2 चीज़ें थी, एक तो 25,000 था और एक 10,000 था। ठीक है, अब 10,000 का तो यहाँ प्रेजेंट वैल्यू आपने दिखा दिया था, कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन 25,000 तो अभी तक आपने कहीं पर इंक्लूड करा क्या, नहीं करा, कहीं पर नहीं करा 25,000 इंक्लूड, जो कि गारंटी थी बाय लेसी कि इसकी वैल्यू जो है मशीनरी की 3 साल के बाद कितनी होगी, 25,000। ठीक है, और अनगारंटीड जो था जिसका आपने प्रेजेंट वैल्यू यहाँ लिख दिया था 7510, तो ये घूम के अब ये देखो ना, यहाँ पर आपने डिस्काउंट करके लिखा था, है ना, इसको 10% से आप हर साल अप्रिशिएट करते रहोगे तो घूम के 10,000 यहाँ पर हो जाएगा। तो 25,000 वो और 10,000 ये, 35,000 आपकी मशीनरी की एट द एंड ऑफ 3rd ईयर आपकी इतनी वैल्यू रहेगी। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए ये तो सिंपल सा एग्जाम्पल था, अभी क्वेश्चन भी आ रहा है, वहाँ पे आपको अच्छी क्लैरिटी हो जाएगी। अभी के लिए सिर्फ इतना ही समझ लो कि हाँ ये 35,000 का क्या लॉजिक था, इतना ही लॉजिक है इसमें, और कोई लॉजिक है नहीं। तो यहाँ पर आपको इसका बाय मशीनरी करके फेयर वैल्यू यहाँ पर आपका आ जाएगा। और अगर आप एक एक्सट्रैक्ट ऑफ P&L देखोगे, एक्सट्रैक्ट ऑफ P&L कैसे बनाते हो, तो रिवेन्यू है आपका 267,468, वही पहली वाली जनरल एंट्री से जो आया था। फाइनेंशियल इनकम 3 साल में आपने जो दिखाई है, जो हमने अभी दिखाई था, ये दूसरी वाली जनरल एंट्री से जो आया था, प्रेजेंट वैल्यू जो लिखा आपने जो यहाँ पर COGS लिखा था, COGS वो वाला याद है आपको, सेकंड वाली एंट्री में यहाँ बीच में लिखा था बैलेंसिंग फिगर, तो बस वही लिखे हुए हैं यहाँ पर, ये एक्सट्रैक्ट ऑफ P&L है, सिंपल सी चीज़ है। अब हम बढ़ते हैं आगे, देखो भाई अब आता है इसमें एक क्वेश्चन का क्या है, देखो मैं अभी तक वैसे क्वेश्चन कराता नहीं हूँ, मैं एग्जांपल ही कराता हूँ, बट इसमें एक ही क्वेश्चन है, लेसर वाला जो है ना कॉन्सेप्ट, इसमें एक ही क्वेश्चन है, तो ये एक ही क्वेश्चन है, तो इसको भी क्वेश्चन को कर लेते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन को यहाँ से समझने से पहले एक बार बुक से पढ़ लेते हैं। तो ये क्वेश्चन है आपके सामने, इसको पहले रीड करते हैं फिर समझ लेंगे। तो क्या कहता है, अ लेसर एंटर्स इनटू अ 10-year लीज ऑफ इक्विपमेंट विद लेसी, द इक्विपमेंट इज नॉट स्पेशलाइज्ड इन नेचर एंड इज एक्सपेक्टेड टू हैव अल्टरनेटिव यूज टू लेसर एट द एंड ऑफ 10-year लीज टर्म under the lease. Lessor receive annual lease payment of 15,000 payable at the end of the year. Lessor expects the residual value of the equipment to be 50,000 at the end of 10-year lease term. Lessee provides a residual value guarantee that protects lessor from the first 30,000 of loss
for a sale at a price below the estimated residual value at the end of lease term, that is 50,000. The equipment has an estimated remaining economic life of 15 years and a carrying amount of 1 lakh and a fair value of 1,11,000. The lessee does not transfer ownership of the underlying asset to lessee at the end of lease term or contain an option to purchase the underlying asset. The interest rate implicit in the lease is 10.078%. How should the lessor account for the same in the बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो ये आपका है क्वेश्चन। अब इसको समझ भी लेते हैं क्या कह रहा था ये। तो सबसे पहली चीज़ ही कहता है द लेसर एंटर्स इनटू अ 10-year लीज ऑफ इक्विपमेंट विद लेसी, ठीक है। द इक्विपमेंट इज नॉट स्पेशलाइज्ड इन नेचर एंड इज एक्सपेक्टेड टू हैव अल्टरनेटिव यूज। यार एक चीज़ याद आ रही है सबसे बड़ी, आप ये वाला क्वेश्चन पूरा पढ़ लिया हमने। सबसे पहली चीज़ तो ये आती है कि ये फाइनेंशियल लीज है या ऑपरेटिंग लीज है, क्योंकि देखो लेसर की बुक में एंट्री करनी है, साफ साफ बोल रखा है। तो सबसे पहली चीज़ क्या चेक करोगे आप कि ये फाइनेंशियल लीज है या ऑपरेटिंग लीज है। तो फाइनेंशियल लीज को चेक करने के लिए हमारे पास 5 पॉइंट हैं, वो 5 पॉइंट ना याद होने चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट क्या था आपका, सबसे पहला पॉइंट था ऑटोमेटिक ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एट द एंड ऑफ लीज टर्म। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया आपका ऑटोमेटिक। 5 पॉइंट चेक करेंगे हम एक एक करके, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या था आपका, परचेज ऑप्शन एट वेरी लो प्राइस एंड लेसी इज सर्टेन टू ऑप्ट फॉर इट, ठीक है। ये था सेकंड पॉइंट, परचेज ऑप्शन है क्या लेसी के पास और बहुत लो प्राइस पे है क्या। सिंपल है ना। देखो पहला तो यही है कि ऑटोमेटिक ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एट द एंड ऑफ लीज टर्म, अगर ये है तो आप क्या होगा फाइनेंशियल लीज है। परचेज ऑप्शन है क्या, अगर हाँ तो आप क्या होगा फाइनेंशियल लीज है। तीसरा था आपका लीज टर्म जो है वो इक्वल ऑलमोस्ट इक्वल है इकोनॉमिक लाइफ ऑफ एसेट के, अगर ऐसा है तो ये आपका फाइनेंशियल लीज है। चौथा था आपका एसेट जो है ना वो स्पेशलाइज्ड नेचर की है क्या, एसेट स्पेशलाइज नेचर की है क्या, अगर एसेट स्पेशलाइज नेचर की है और लेसी के अलावा और कोई यूज नहीं कर सकता इसको तो भी आप क्या होगा कि फाइनेंशियल लीज है। और आखिरी वाला तो बिल्कुल सिंपल, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ FLP इंक्लूडिंग अपफ्रंट पेमेंट इज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू फेयर वैल्यू ऑफ एसेट, है ना। ये 5 पॉइंट आपको यहाँ पर चेक करने हैं। तो अगर आप सॉल्यूशन भी देखोगे इसका तो सॉल्यूशन में भी यही है। सबसे पहले आपको ये 5 पॉइंट यहाँ पर चेक करवा रखे हैं कि ये 5 पॉइंट सेटिस्फाई, 5 में से अगर एक भी पॉइंट सेटिस्फाई करता है तो ये फाइनेंशियल लीज है। सबसे पहला है ऑटोमेटिक ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। तो क्या ऐसा है कि ऑटोमेटिक ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप है। अब यहाँ पर ऊपर नीचे मिलेंगे आपको पॉइंट, तो एक एक करके सारे पॉइंट एक एक चेक करके जाते हैं हम। तो सबसे पहला था इक्विपमेंट इज नॉट स्पेशलाइज इन नेचर। हमारा पॉइंट क्या था एक्चुअल में कि एसेट इज ऑफ स्पेशलाइज नेचर होनी चाहिए, है ना। तो यहाँ पर लिखा है इट इज नॉट स्पेशलाइज्ड नेचर, है ना। तो एक पॉइंट तो कट गया आपका, 4th पॉइंट था ये। तो 4th पॉइंट में क्या था, एसेट इज ऑफ स्पेशलाइज्ड नेचर, यहाँ पर तो ये सेटिस्फाई नहीं करता, है ना। आगे बढ़ते हैं। लेसर रिसीव्स एनुअल लीज पेमेंट ऑफ 15,000 पेबल एट द एंड ऑफ, चलो ये तो बात अलग हो गई। लेसर एक्सपेक्ट द रेजिडुअल वैल्यू, ये भी चीज़ अलग हो गई, ये गारंटी की बात हो गई कि लेसर एक्सपेक्ट करता है। याद है आपको वाला पॉइंट, वैसे एक जनरल बात कर रहा हूँ कि लेसर एक्सपेक्ट्स द रेजिडुअल वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट इज 50,000 एट द एंड ऑफ 10th ईयर। ये कुछ नहीं है वाला पॉइंट, UGR भी निकालने के काम आता था, है ना। अभी एक पॉइंट तो हमारा ये वाला हो गया नॉट स्पेशलाइज्ड है ना। आगे बढ़ते हैं। आगे कहते हैं लेसी प्रोवाइड्स अ रेजिडुअल वैल्यू गारंटी दैट प्रोटेक्ट्स लेसर फॉर द फर्स्ट 30,000। तो ये वही लेसी जो कितनी की गारंटी देता है 30,000 की, ये वो बात कह रहा है। आगे बढ़ते हैं। द इक्विपमेंट्स हैज़ एन एस्टिमेटेड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ 15 ईयर्स। अब एक पॉइंट था हमारा कि जो इकोनॉमिक लाइफ ऑफ एसेट है और जो आपका लीज टर्म है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल होने चाहिए, ऑलमोस्ट इक्वल होने चाहिए। तो ये तो यार 15 साल है, ये 10 साल है, तो ये इक्वल तो कहीं से दिख नहीं रहे, तो ये वाला पॉइंट भी सेटिस्फाई नहीं हुआ आपका, है ना। 2 पॉइंट आपने चेक कर लिए हैं अभी तक। आगे बढ़ते हैं। द लेसी डज नॉट ट्रांसफर, लीज डज नॉट ट्रांसफर द ओनरशिप ऑफ अंडरलाइंग एसेट टू द लेस एट द एंड टू द लेसी एट द एंड ऑफ लीज टर्म और कंटेन एन ऑप्शन टू परचेज ऑफ अंडरलाइंग एसेट। दोनों ही आपके पॉइंट हट गए यहाँ से। एक था कि आपका ओनरशिप आपकी ट्रांसफर हो जाती है, एक पॉइंट तो ये था, और एक पॉइंट था आपका कि परचेज ऑप्शन होता है उसके पास। तो ये दोनों ही पॉइंट यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं होते हैं। तो 4 पॉइंट तो आपने देख लिए हैं। एक पॉइंट बचा अब लास्ट वाला, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ FLP इंक्लूडिंग अपफ्रंट पेमेंट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू फेयर वैल्यू ऑफ एसेट। तो ये वाला पॉइंट आपको चेक करना है। अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं, वहाँ से हमें और बेटर अंडरस्टैंडिंग रहेगी। आइए देखते हैं क्या है। सिंपल सा सॉल्यूशन है, कुछ आई नहीं। ऑटोमेटिक ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप सेटिस्फाई नहीं हुआ, परचेज ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं हुआ, लीज टर्म एंड इकोनॉमिक लाइफ क्या इक्वल है, बिल्कुल भी नहीं है, वो 10 साल है, वो 15 साल है, एसेट स्पेशलाइज नहीं है। लास्ट वाला पॉइंट चेक करना है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ FLP इंक्लूडिंग अपफ्रंट पेमेंट इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू फेयर वैल्यू ऑफ एसेट। ठीक है, फेयर वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में, फेयर वैल्यू 1,11,000 यहाँ दे रखा है, फेयर वैल्यू है 1,11,000। अब आपको देखना है इसमें प्रेजेंट वैल्यू कितनी है इसकी। प्रेजेंट वैल्यू
ऑफ FLP, फ्यूचर लीज्ड पेमेंट। अब इसमें फ्यूचर लीज पेमेंट कैसे निकलेगा, यहाँ पर था एक तो लेसर रिसीव्स एनुअल लीज पेमेंट ऑफ 15,000, एक तो इसको 15,000 मिलेंगे फिक्स लीज पेमेंट, ठीक है, 15,000 10 साल तक मिलेंगे 15,000 करके। और क्या मिल रहा है इसको, इसके अलावा और था आपका यहाँ पर, तो ये तो एक्सपेक्टेड था, ये तो चलो हटा दो। और क्या था आपका यहाँ पर, गारंटीड था इसका 30,000 रुपये का, और दे रखा है इक्विपमेंट्स एज एन एस्टिमेटेड इतना, और कैरिंग अमाउंट है इसका 1 लाख रुपए, और फेयर वैल्यू है इसका, चलो ये बात भी अलग हो गई। तो यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर ये कह रहा है वैल्यू ऑफ FLP निकालनी है आपने। FLP निकालना आता है ना आपको, बस वही है जैसे पहले निकालते थे हम। तो FLP में एक तो 15,000 आ जाएगा आपका, जो 10 साल तक आपको 15,000 मिलेंगे, और एक RVG भी लिखा था यहाँ पर 50,000 पे लेसर को एक्सपेक्टेड है लेसर के हिसाब से, और 30,000 था वो तो गारंटीड था, है ना। ये UGRV निकालने के काम आता था। यहाँ पर UGRV का कोई रोल नहीं है ना। जब हम इसको कंपेरिजन कर रहे हैं ना, 5 पॉइंट चेक कर रहे हैं, उसमें भी 5वां पॉइंट है आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ FLP इंक्लूडिंग अपफ्रंट पेमेंट। अपफ्रंट पेमेंट यहाँ पर कोई नहीं है, बट जो FLP है, क्या FLP में एक तो फिक्स्ड लीज रेंटल तो आएगा ही 15,000 रुपये का, और 30,000 भी आएगा। RVG रेजिडुअल वैल्यू गारंटी हमने पढ़ा था, वहाँ देखो ना पहले पिछली क्लास में हमने देखा था साफ साफ, वहाँ पर था कि भाई आपको RVG भी लेना होता है जब आप FLP निकालते हो। 30,000 रुपये का RVG है, साफ साफ क्वेश्चन में मेंशन है, ठीक है जी। तो ये भी आपको यहाँ पर लेना पड़ेगा 10th ईयर के, ये 10th ईयर जो प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे आप इसकी, तो दोनों की प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे तो आपका यह आ जाएगा 1,03,345, और फेयर वैल्यू ऑफ एसेट है 1,11,000। क्या ये दोनों अप्रोक्सीमेटली इक्वल है क्या? देखो यहाँ परसेंटेज देखे तो 93% इक्वल है, तो मतलब ये अप्रोक्सीमेशन इसको आप मान सकते हो आप, ठीक है। तो इसको आप क्या कहोगे कि ये फाइनेंशियल लीज है, ठीक है। एक बात तो ये पक्की हो गई कि ये फाइनेंशियल लीज है। 5 पॉइंट अभी कुछ नहीं करा हमने, सिंपल सा क्वेश्चन दे रखा था, 15,000 का लीज रेंटल था, और बाकी 2 चीज़ें दे रखी थी। लेसर एक्सपेक्ट करता है 50,000 रुपये, उसकी जो वैल्यू होगी और जो गारंटी है वो 30,000 रुपये की। ये 2-3 बातें कही गई थी, ठीक है। अब एक बात तो है, यहाँ पर हमने एक चीज़ अभी तक निकाल लिया कि ये फाइनेंशियल लीज है कि नहीं, ये पता लगा लिया। अब आगे बढ़ने से पहले एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर यहाँ पर IRR इम्प्लिसिट रेट ऑफ रिटर्न जो कि दे रखा है 10.078% नहीं दिया होता तो आप क्या करते? देखो अभी हमने देखा था, अगर IRR नहीं दिया हो तो क्या करना चाहिए। तो अगर IRR आपको नहीं दे रखा हो तो क्या करोगे? फेयर वैल्यू ऑफ एसेट और लीज रेंटल और UGRV, इन दोनों को ऐड करोगे और इससे कंपेयर करोगे। भाई IRR निकालना तो आपको आता ही है ना। देखो क्या है, लीज रेंटल कितना है आपका और UGRV कितना है, ये पता है क्या आपको? पहले बताओ। लीज रेंटल पता है हमें, लीज रेंटल कितना है? लीज रेंटल वही FLP की बात कर रहा हूँ मैं। ये आपका है 15,000 जो कि 10 साल तक मिलेगा आपको, और आपका है 30,000 जो कि 10th ईयर में आपको ये वाला मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया, इन दोनों का प्रेजेंट वैल्यू निकाल लोगे, और UGRV कितना है? 20,000। अब देखो प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए कुछ होना तो चाहिए ना। 10.078% तो यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन में, लेकिन नहीं दिया होता तो नहीं दिया रहता, कैसे निकालते फिर आप, है ना। तो आपको क्या करना होता कि ये जो आपकी 15,000 रुपये की पेमेंट है 10 साल तक आपको मिलेगी ये, और 10वें साल एक 30,000 की और मिल जाएगी, ठीक है। ये हो गया, और उसमें प्लस कर दोगे UGRV। तो लास्ट ईयर में क्या है आपका? देखो लास्ट ईयर में चलते चलते 15,000 आएगा, उसमें प्लस करोगे 30,000, उसमें प्लस करोगे 20,000, है ना। लास्ट ईयर में तीनों चीज़ आ जाएंगी। इसके किस रेट से डिस्काउंट करूं कि इसकी प्रेजेंट वैल्यू 1,11,000 आ जाए? याद है, ऑलरेडी हम कर चुके हैं वाला कॉन्सेप्ट, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में करा था कि IRR कैसे निकालते हैं। जो भी पेमेंट्स हैं आपकी, ये जो मिलने वाली हैं, इसको किस रेट से डिस्काउंट करूँ कि फेयर वैल्यू आ जाए, तो वही रेट है आपका इम्प्लिसिट रेट ऑफ रिटर्न। से एज सिंपल कि आपको IRR निकालना, अगर आपको किसी और मेथड से आता है तो बढ़िया है, ठीक है। तो पूछा नहीं था क्वेश्चन में तो इनफैक्ट दे रखा था, बट अगर नहीं दिया हो तो कैसे निकालोगे वो बता दिया मैंने आपको। अब इसके सोल्यूशन पे आते हैं। सोल्यूशन में तो कुछ नहीं है। स्टेप 1 क्या था? स्टेप 1 था कि आपको रिवेन्यू रिकॉर्ड करना है। रिवेन्यू कैसे रिकॉर्ड करते हो, कैसे आता है? लीज रिसीवेबल डेबिट टू रिवेन्यू, और अमाउंट कितना लिखोगे यहाँ पे? अमाउंट आएगा यहाँ पर। उसमें हमने जब स्टेप में देखा था, जब आप कॉन्सेप्ट समझ रहे थे, वहाँ लिखा था प्रेजेंट वैल्यू ऑफ FLP इंक्लूडिंग अपफ्रंट पेमेंट। अपफ्रंट पेमेंट तो कोई है नहीं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ FLP लिखना है यहाँ पर आपको। FLP में क्या क्या आएगा? 15,000 आपको मिलने हैं 10 साल तक, और आपका एक लास्ट में RVG था, रेजिडुअल वैल्यू गारंटी था आपका 30,000 रुपये का। तो इनका आप निकाल लो प्रेजेंट वैल्यू। 10.078% आपको रेट दे रखा है, तो 15,000 मिलेंगे आपको 10 साल तक, और 10th ईयर में ये मिलेगा। इनका प्रेजेंट वैल्यू आपका ये लीज रिसीवेबल डेबिट टू रेवेन्यू, सिंपल है। आगे बढ़ते हैं। सेकंड ऑप्शन, सेकंड एंट्री में आपको कॉस्ट रिकॉर्ड करनी थी, इसकी मशीनरी की, यहाँ पर इसकी कैरिंग अमाउंट, बुक वैल्यू जो होती है ना वो लिखनी होती है। जो बुक में आपने डेबिट करी होगी वही तो क्रेडिट करोगे। तो बुक वैल्यू इसकी है 1 लाख रुपए, यहाँ पर दे रखा है। क्वेश्चन को आपने ध्यान से देखा हो तो यहाँ पर कैरिंग अमाउंट दे रखा था। फेयर वैल्यू का यहाँ रोल नहीं है कोई, वो तो उसके लिए था।
फेयर वैल्यू का यूज़ तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, वो 5 पॉइंट चेक करते थे, उसमें 5वां पॉइंट में हमने फेयर वैल्यू से ही तो कंपेयर करते थे, ठीक है। तो यहाँ पर फेयर वैल्यू का यूज़ नहीं है, यहाँ पर आपको 1 लाख यहाँ लिखना है। देखो अब यहाँ पर COGS को तो डेबिट करते हैं आप 1 लाख से ही, बट 1 लाख से आप डेबिट नहीं करोगे क्योंकि आपकी कॉस्ट 1 लाख नहीं है, आखिरी में आपको और कुछ पैसे भी मिलने वाले हैं। आपने ये तो यहाँ पे लिख दिए, गारंटीड वाले लिख दिए और जो मिलने हैं वो भी लिख दिए, बट कुछ अनगारंटीड भी हैं। अनगारंटीड कैसे निकालोगे आप? अनगारंटीड का सिंपल सा तरीका है, लेसर कितना एक्सपेक्ट करता है 50,000 और गारंटी कितने की है 30,000 रुपये की, डिफरेंस कितना है 20,000 रुपये का। 20,000 का प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो, प्रेजेंट वैल्यू 10वें साल में मिलना है, 10वें साल का 10.078% के हिसाब से आप इसको डिस्काउंट करोगे, 10th ईयर में मिलना था तो आप इसको देखोगे तो क्या आएगा आपका 7660। आते हैं हम स्टेप 3 पे। स्टेप 3 में हम बुक करते थे फाइनेंशियल इनकम को। एक तो आपको रिसिप्ट होंगे पैसे, जो भी आपको लीज रेंटल है वो आपको रिसीव हो जाएगा, और प्लस उसके साथ साथ आपको फाइनेंशियल इनकम भी बुक करनी होती है। अब पिछले क्वेश्चन में तो हमने इसको ऐसा अकाउंट बना के किया था, अब जरूरी नहीं है अकाउंट बना के करना, आप शीट बना के भी कर सकते हो। तो 10 साल की शीट बननी है, या तो 2 साल की बना रखी है, बननी 10 साल की है, मांगा नहीं है, बट फिर भी एक ऐसे ही सेवा भाव से एक बार आप देख लो कैसे बनाते हैं, ठीक है, क्योंकि आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है ना। तो फाइनेंशियल इनकम आपको कैसे करनी है, लास्ट क्वेश्चन में हमने कैसे किया था वैसे, तो हमने ये 2 चीज़ें थी, एक तो आपका रिवेन्यू जो आपने पहली एंट्री से लिया था, और एसेट वाला जो दूसरी एंट्री से लिया था, याद है। यहाँ पर आपने 2 चीज़ें ली थी, एक तो पहली एंट्री से रिवेन्यू आ गया था आपका लीज रिसीवेबल डेबिट टू रिवेन्यू, तो दूसरी एंट्री में भी लीज रिसीवेबल आ रहा था। इन दोनों को आपने यहाँ पर लिख दिया था, जिस पे क्योंकि देखो आपको पैसे तो एंड में मिले, तो इस पे ही आपको यहाँ पर आपने उस रेट पे जो 10% था उस रेट पे आपको फाइनेंशियल इनकम बुक करा आपने यहाँ पर, और यहाँ पर भी सेम ही है। तो यहाँ पर आपने फर्स्ट स्टेप में देखो तो ये रहा 1,03,345, और सेकंड स्टेप में आपका 7660 लीज रिसीवेबल, तो ये भी लीज रिसीवेबल, ये भी लीज रिसीवेबल। इस पे आपका जो IRR दे रखा है आपको वो फाइनेंशियल इनकम है आपकी, तो इस पे आपने 1,11,005 पे आपने बुक कर दिया। लीज रेंटल तो साल के एंड में मिला ना आपको, इसलिए तो आपने पूरे उस पर चार्ज करा है। अगर ये देखो लीज रेंटल पहले ही मिल जाता तो बात अलग रहती है, लेकिन अगर ये एंड में मिल रहा है तो अब चीज़ अलग है। एंड में मिल रहा है तो आपको इस पे परसेंटेज लगा के, जैसे हमने वहाँ अकाउंट में सीखा था वैसा ही है, बस शीट बना रखी है। क्लोजिंग बैलेंस आएगा, क्लोजिंग ओपनिंग बन जाएगा, इस पर भी लगा दोगे अगले साल पे। ऐसे करते करते हर साल पे बनता जाएगा। इसका P&L भी देख लेते हैं एक बार जाते जाते कि P&L में अगर रहे तो क्या एक्सट्रैक्ट बनेगा इसका। P&L में कुछ नहीं है। रिवेन्यू कितना है आपका, रिवेन्यू आपने दिखा रखा है, आपकी पहली एंट्री से रिवेन्यू आ गया। फाइनेंशियल इनकम आपका जो है आपका शीट बना रखी है आपने, वहाँ से फाइनेंशियल इनकम आ गया। कॉस्ट भी रिकॉर्ड कर लिया आपने, सेकेंड एंट्री में कॉस्ट कराई था, लिखा था हमने, वहाँ पर कॉस्ट आ गई। अब ये तो क्वेश्चन आपका हो गया कंप्लीट। नीचे वैसे ही सर ने थोड़ा सा समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से और बेटर करके लिखवा रखा था कि हाँ ऐसे ऐसे, आप हिंदी में लिखवा रखा था कि हाँ, बट इतना इसका रेलेवेंस नहीं है। अगर आपको ये समझ आ गया तो ये कोई पेपर में पूछने नहीं वाले वो। अगर आपको यहाँ पर इतना समझ आ गया तो बस इतना काफ़ी है, ठीक है जी। यहाँ तक समझ आ गया तो डेट इज सफिशिएंट। यही खत्म होता है आपका ये लेसर वाला पार्ट। अगली क्लास में हम बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट लेसी से रिलेटेड है, ठीक है। अभी जो रहती है आपकी 4th और 5th क्लास, 2 क्लास से और लगेंगी लेसी पे, ठीक है। तो वो डेडिकेटेड है पूरी की पूरी लेसी की अकाउंटिंग में। ये लेसर का पार्ट इस पार्ट इसमें ही खत्म हो जाता है, और कुछ नहीं है लेसर वाले में, ठीक है। आई होप आपको पसंद आई होगी आज की वीडियो। प्लीज़ लाइक जरूर कर देना और शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ, हो सकता है उनका भी भला हो जाए, ठीक है। चलो अब मिलते हैं हम अगली वीडियो में। ओके बाय।